नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देख रहे हैं प्रशासकीय नीति शास्त्र में नैतिक संप्रत्यय की अवधारणा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि नैतिक संप्रत्यय होते क्या हैं। नैतिक संप्रत्यय क्या हैं? एक तरीके से आपको एक तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि ये नैतिक हैं। ठीक है, नैतिक हैं संप्रत्यय। देखिए, ये हैं एक तरीके से समाज के द्वारा जो कोई आदर्श बना दिए गए हैं या कोई मापदंड बना दिए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए समाज ने एक बनाया हुआ है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बड़ों का सम्मान, ठीक है, ये एक आदर्श है, आदर्श स्थिति है। सबको करना चाहिए, बहुत नहीं करते, बहुत करते हैं, तो ये एक आदर्श स्थिति है। अब किसी व्यक्ति के व्यवहार का आकलन इसके ही आधार पर किया जाएगा कि वो बड़ों का सम्मान करता है अथवा नहीं करता है। तो उस व्यक्ति के व्यवहार के लिए क्या है? एक मापदंड है। ठीक है, तो नैतिक संप्रत्यय वास्तविकता में क्या है? समाज के द्वारा निर्मित वे आदर्श, वे मापदंड हैं जिनके आधार पर सामान्य व्यक्ति का मतलब है जो स्वयं निर्णय लेता हो, पागल नहीं हो, बच्चा नहीं हो, जो समाज में रहता हो, तो सामाजिक व्यक्ति होना चाहिए, सामान्य व्यक्ति होना चाहिए। उस व्यक्ति के कर्मों का, उसके कर्तव्यों का, कर्तव्य कहना चाहिए नहीं, कर्म कहिए या कार्य कहिए, कार्यों का, कृत्यों का, कृत्यों, व्यवहारों का, चरित्र का, आचरण का, जो भी व्यक्ति समाज में रहते हुए व्यवहार करता है, उससे उसके आचरण का पता चलता है, उससे उसके चरित्र का पता चलता है, उसने क्या कार्य किए हैं, उसके क्या कृत्य हैं। इनका जब मूल्यांकन किया जाता है वही नैतिक संप्रत्यय है। ठीक है, क्या बात हमको समझ में आई है? हमें समझ में आई है कि समाज के द्वारा निर्मित वे आदर्श अथवा मापदंड हैं जिनके आधार पर एक सामाजिक मनुष्य के आचरण, चरित्र, कार्य, कर्म, कृत्यों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या है? नैतिक संप्रत्यय है। अब हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। क्या? नैतिक संप्रत्यय। नैतिक संप्रत्यय क्या है? नैतिक संप्रत्यय, नैतिक संप्रत्यय है ऐसे आदर्श अथवा मापदंड जिनके आधार पर, जिनके आधार पर सामाजिक मनुष्य, मनुष्य सामाजिक होना चाहिए, वो समाज में रहे, जंगल में नहीं। मनुष्य या व्यक्ति, जो भी आप लिखना चाहें, व्यक्ति लिख लें ऑब्लिक लगा के। सामाजिक मनुष्य या व्यक्ति के चरित्र कहिए, आचरण कहिए, कृत्य कहिए, कर्म कहिए, कार्य कहिए, कुछ भी, कृत्यों होना चाहिए अथवा कर्मों का मूल्यांकन मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, क्या है ये? एक तरीके से एक मापदंड है, मतलब एक, जैसे कि रिजल्ट के लिए मान लीजिए लिख दिया है 60% मापदंड है। ठीक है, पहले मैं इसका उदाहरण लिख देती हूँ, उसके बाद आपको एक बार और समझा देती हूँ। एग्जाम्पल में आपको नैतिक संप्रत्यय कौन कौन से पढ़ने हैं? आपको पढ़ना है रित, सिलेबस में है ये हमारे में। आपको देखना है ऋण, हमको देखना है शुभ, हमको देखना है सद्गुण। ठीक है, ये कर्तव्य, ये क्या है? आदि जो हैं वो हमारे नैतिक संप्रत्यय हमारे सिलेबस में मेंशन है, तो ये तो हमको देखने ही देखने हैं। कर्तव्य क्या होता है? ये आगे जब हम कर्तव्य की अवधारणा देखेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो नैतिक संप्रत्यय को एक तरीके से एक बार और आपको समझाऊंगी। जैसे मान लीजिए स्कूल में रिजल्ट का है 60% किया हुआ है, या मान लो 70% किया हुआ है कि अगर किसी टीचर का
70% रिजल्ट एबव है तब वो ठीक है, ठीक है। अगर 70 से बिलो रहता है तो उसके खिलाफ आपको मिलेगा नोटिस, ठीक, ये बात। तो ये 70% क्या है, ये 70% आदर्श स्थिति बता दी है कि इस स्थिति में होने पर आप बचे हुए हैं, इससे ऊपर हैं तो आप बढ़िया वाले टीचर हैं और इससे नीचे हैं तो आप हैं खराब वाले टीचर और आपको मिलेगा नोटिस। ये आदर्श स्थिति है। इसी प्रकार समाज क्या करता है, समाज अपने आदर्श निर्धारित कर देता है। ये मापदंड भी तो है, किसके आधार पर टीचर को अच्छा और खराब टीचर बताया जा रहा है, इस 70% के आधार पर। यही तो मापने की इकाई है। अगर रिजल्ट 70% से ऊपर है तो आप अच्छे टीचर हैं, बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं जिससे रिजल्ट अच्छा गया। अगर 70% से बिलो जा रहा है तो आप खराब टीचर हैं क्योंकि आपने अच्छा नहीं पढ़ाया है, ये वाली बात। तो समाज भी क्या करता है, आदर्श निर्धारित कर देता है। आदर्श में क्या होते हैं, आदर्श में नैतिकता ही होगी। पूरे एथिक्स में नैतिकता पढ़ने वाले हैं हम। तो नैतिकता है जैसे कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, या मान लीजिए हमारे करुणा होनी चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, सत्य वाला मान लो आप, या बड़ों का सम्मान मान लो, या बड़ों का पैर छूना मान लो, बड़ों के पैर छूना, ठीक है। ये जो है ये एक प्रकार से एक आदर्श है कि जैसे भी आपको बड़े देखें आपको पैर छूना है, ठीक है। ये एक परिणाम इसको हम मानेंगे क्या, आदर्श। अब ये मापदंड भी है। मान लीजिए दो बच्चे आए, एक ने पैर छुए और एक ने पैर नहीं छुए, ठीक है। तो ये जो मापदंड माना है, बड़ों के पैर छूने चाहिए, इस पैर छूने के आधार पर इसके चरित्र का निर्धारण हुआ कि ये तो खराब बालक है और इसके चरित्र का निर्धारण हुआ ये अच्छा बालक है, क्योंकि इसने समाज के द्वारा निर्धारित जो आदर्श है बड़ों के पैर छूने वाला, जिसके आधार पर हमने इन दोनों के चरित्र को मापा है, हमने ये डिसाइड किया है कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो ये जो मापदंड है इसके आधार पर ये जो बालक आए हैं, ये बालक आप 5-6 साल के नहीं जिनको नहीं पता, समझदार समझदार व्यक्ति समझिए, हम और आपकी उम्र के समझिए, मतलब समझ रहे हैं, पढ़ने वाले आरएस पढ़ने वाले समझिए जिनमें है सब कुछ। तो ये वो माने गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जिसने पैर नहीं छुए उसका चरित्र कैसा है, अच्छा नहीं है, आचरण अच्छा नहीं है। और जिसने पैर छुए वो अच्छे आचरण वाला व्यक्ति है, वो बड़ों का सम्मान करना जानता है, ठीक है। तो नैतिक संप्रत्यय क्या हुए, नैतिक संप्रत्यय हुए ऐसे आदर्श अथवा मापदंड जिनके आधार पर सामान्य व्यक्ति, मतलब सामाजिक होना चाहिए व्यक्ति, समाज में रहने वाला, सोचता समझता हो, जो जो अपने निर्णय स्वयं लेता हो, अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार हो, ऐसे व्यक्ति के चरित्र के, आचरण का, उसके कर्मों का, उसके कृत्यों का मूल्यांकन किया जाए। वो नैतिक आदर्श, वो नैतिक मापदंड ही क्या कहलाते हैं, नैतिक संप्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण हमने देख ही लिए हैं, ऋत है, ऋण है, शुभ है, सद्गुण है, कर्तव्य है, ये हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं सबसे पहले ऋत की अवधारणा। ऋत, ऋत क्या है, ऋत जो है, ऋत का मतलब होता है सत्य। ऋत का शाब्दिक अर्थ है सत्य, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं चीज़ें या पढ़ लें, पहले लिख लेते हैं उसके बाद सारी चीज़ें एक एक करके समझेंगे। देखिए, ऋत का शाब्दिक अर्थ सत्य है। शाब्दिक का मतलब है जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है ना, ऋत, इसका मतलब सत्य होता है। और ये जो ऋत शब्द है यह ऋग्वेद में वर्णित है, ऋग्वेद में वर्णित है। यहाँ लिख लेना, यह ऋग्वेद में वर्णित है। इसका संचालन करता है वरुण। इसका, ऋत का संचालन करता, इसका संचालन करता वरुण। वरुण देवता रहे हैं हमारे। वरुण, वरुण को कहा जाता है ऋतस्य गोपा, ऋतस्य गोपा, ठीक है। वरुण है, संचालनकर्ता कौन हो गया, वरुण हो गए। अब ऋत क्या है, ऋत वास्तव में एक व्यवस्था है, समझ रहे हैं आप। ऋत वास्तव में क्या है, एक शाश्वत व्यवस्था है जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। जो जैसी चल रही है वैसी ही चलनी है, उसको कोई बदल नहीं सकता, वो शाश्वत है, ठीक है। ये बात आपको समझ में। ऋत क्या है, ऋत वास्तव में सत्य, हमने देख लिया शाब्दिक अर्थ, लेकिन शाब्दिक अर्थ से मतलब नहीं है यहाँ ऋत का, क्योंकि हमें शासन में महत्व देखना होगा, प्रश्न वहीं से बन रहे हैं।
तो ऋत को इस तरीके से समझना होगा कि ऋत वास्तव में क्या है, एक व्यवस्था है, एक शाश्वत व्यवस्था है जिसका उल्लंघन नहीं हो सकता, ठीक है। और संपूर्ण प्रकृति इसी शाश्वत व्यवस्था के आधार पर संचालित होती है। तो हम ऋत का एक दूसरा अर्थ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ऋत ऋत एक शाश्वत व्यवस्था जो अलंघनीय, मतलब जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अलंघनीय, अलंघनीय, अलंघनीय का मतलब हो गया उल्लंघन नहीं हो सकता, ठीक है, उल्लंघन नहीं हो सकता। जो ऋत क्या है, ऋत एक शाश्वत व्यवस्था है जो अलंघनीय है, ठीक है। संपूर्ण जो प्रकृति है वह इसी व्यवस्था पर आधारित है। तो ऋत एक शाश्वत व्यवस्था है जो अलंघनीय है तथा यही ऋत जो है प्राकृतिक जो व्यवस्था है उसका सिद्धांत है। यही प्राकृतिक व्यवस्था का सिद्धांत है। इसका मतलब क्या है, देखो हम क्या कह रहे हैं, हमने सबसे पहले तो ये देख लिया कि ऋत का शाब्दिक अर्थ सत्य होता है, ठीक है, ऋग्वेद में ये वर्णित है और वरुण इसके संचालन करता है। लेकिन अगर हम यहाँ इधर देखें दूसरी अर्थ में, तो ऋत क्या है, ऋत एक शाश्वत व्यवस्था है जो अलंघनीय है और यह संपूर्ण प्राकृतिक व्यवस्था का सिद्धांत है। यही है ऋत। कैसे प्राकृतिक व्यवस्था का सिद्धांत, कैसे कि सूर्य जहाँ से उगना है वहीं से उगेगा, ग्रह जिस प्रकार से चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के वही लगाएंगे, जिस प्रकार से दिन है रात है चंद्रमा है सारी चीज़ें हैं प्रकृति में, जिस प्रकार से मौसम परिवर्तित होता है, गर्मी है सर्दी है, जो प्राकृतिक व्यवस्थाएं चल रही हैं वह इन्हीं शाश्वत व्यवस्थाओं से चल रही हैं, ठीक है। और इन शाश्वत व्यवस्थाओं का उल्लंघन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि छह जो आपकी ऋतुएं चलती हैं, जैसे मान लीजिए सर्दी गर्मी बरसात, ये जो ऋतुएं हैं इनमें से ऐसा संभव नहीं है कि आप सर्दी को हटा दें, तो जो व्यवस्था चल रही है वो उल्लंघन नहीं हो सकता उसका, हटेगी नहीं। ऐसा संभव नहीं है कि सूरज का उगना आप रोक दें। ये ब्रह्मांड की शाश्वत जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, प्राकृतिक व्यवस्थाएं चल रही हैं, वह इस ऋत के कारण ही है। तो ये जो ऋत है ये प्राकृतिक व्यवस्था का सिद्धांत है, ठीक है। इससे संपूर्ण जगत संचालित होता है। इससे संपूर्ण जगत संचालित और संतुलित होता है। संचालित एवं संतुलित होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। क्या क्या देख लिया है हमने, हमने देख लिया है कि ऋत का जो शाब्दिक अर्थ है सत्य है, इसका वर्णन ऋग्वेद में है और इसका संचालक जो है वो वरुण है। यह एक शाश्वत व्यवस्था है जो अलंघनीय है, यह प्राकृतिक व्यवस्था का सिद्धांत है और इसी के माध्यम से जगत का संचालन एवं संतुलन होता है। यह ऋत को अगर आप माने तो ऋत एक प्राकृतिक एवं नैतिक व्यवस्था भी है, ठीक है। अब इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। ऋत ऋत की और भी बातें हैं। ऋत एक प्राकृतिक तथा नैतिक व्यवस्था है। देखिए इसको कैसे समझ रहे हैं, हमने ऋत को समझा है, ऋत क्योंकि ऋग्वेद में था तो वहाँ ये प्राकृतिक व्यवस्था से संचालित हो रहा था, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ इसको एथिक्स में भी पढ़ रहे हैं तो एथिक्स में तो नैतिकता से इसको जोड़ना ही पड़ेगा। तो इसका नैतिकता से भी संबंध है, ऐसा नहीं है कि केवल प्राकृतिक ही प्राकृतिक है, इसका संबंध नैतिकता से भी है। तो जो प्राकृतिक संबंध है वो तो प्रकृति के संचालन से हो गया, ब्रह्मांड के संचालन संतुलन से हो गया, प्रकृति के संचालन से है, ठीक है। प्रकृति के संचालन से कैसे है कि प्रकृति के संचालन के नियम बने हुए हैं कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगी, दिन होंगे रात होंगे ऋतुएं होंगी, तो ये प्रकृति के संचालन के नियम हैं। ये जो नियम हैं ये शाश्वत है, ठीक है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये अलंघनीय है। वही नैतिक में नैतिक व्यवस्था के अंतर्गत ये किससे संबंधित है, नैतिक व्यवस्था के अंतर्गत ये कर्मवाद से संचालित होता है। कर्मवाद क्या कहता है अब इसको समझिएगा।
कर्मवाद कहता है कि अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा और खराब कर्म करेंगे तो खराब फल मिलेगा। कर्मवाद यही तो कहता है, ठीक है। मतलब आपको अपने कर्म के अनुरूप ही फल प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कर्मवाद का सिद्धांत अगर हम रित से जोड़ेंगे तो कर्मवाद के सिद्धांत से नैतिक व्यवस्था में रित कैसे काम करेगा। रित काम करेगा कि क्योंकि कर्मवाद में अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। तो रित जो कि सत्य है, रित जो कि व्यवस्था है, वो ये कहेगा कर्मवाद के सिद्धांत के अनुसार कि आप अच्छे कर्म करिए, आपको अच्छे फल मिलेंगे और उस अच्छे फलों की सहायता से आपको समाज में पद, प्रतिष्ठा, उन्नति, जीवन का विकास, ये सारी चीज़ें आपको अपने आप प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो इस नैतिक व्यवस्था में जो कर्मवाद है, इसको हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संचालन वाला तो हम पूरा पढ़ ही चुके हैं कि यह क्या है। यह एक शाश्वत व्यवस्था है। ये प्रकृति संबंधित जितना भी हमने पढ़ा है वो प्रकृति संबंधित था। यह एक शाश्वत व्यवस्था है जो अलंघनीय है। प्राकृतिक व्यवस्था का सिद्धांत है, संपूर्ण जगह संचालित होता है और संतुलित होता है, ठीक है। तो ये तो हमने प्राकृतिक व्यवस्था वाला पढ़ लिया। अब नैतिक व्यवस्था वाला भी पढ़ लें। ये कर्मवाद से किस प्रकार संबंधित है रित। तो देखिए, रित की नैतिक व्यवस्था क्या कहती है। अगर प्रश्न आता है आपका 5 नंबर में, तो आपको रित केवल प्राकृतिक व्यवस्था से संबंधित नहीं लिख पाएंगे ना। रित को आपको नैतिक व्यवस्था से भी लिखना पड़ेगा और प्राकृतिक से भी लिखना पड़ेगा। तो प्राकृतिक व्यवस्था वाला हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं नैतिक व्यवस्था वाला। और अगर प्रश्न ज़्यादा बड़ा आएगा, वैसे नहीं आ सकता, लेकिन अगर प्रश्न यही आ जाए कि रित का प्रशासन में महत्व क्या है, तो फिर उसको हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम देख लें रित की नैतिक व्यवस्था का संबंध कर्मवाद से है। कर्मवाद से है, ठीक है। अब कर्मवाद क्या है। कर्मवाद कहता है, कर्मवाद के अनुसार व्यक्ति के अच्छे कर्मों का अच्छा फल, अच्छे कर्मों का अच्छा फल तथा बुरे कर्मों का बुरा फल प्राप्त होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये कर्मवाद से संबंधित है रित। रित कैसे संबंधित है। रित क्या कहता है, रित तो कहता है कि ये व्यवस्था है, ठीक है। रित क्या है, एक व्यवस्था है। और व्यवस्था कैसी है, व्यवस्था ऐसी है कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलने वाला है और बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलने वाला है, ठीक है। ये आपकी व्यवस्था है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस व्यवस्था को किस प्रकार से अपने जीवन में उतारते हैं, ठीक है। तो ये है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे क्या है कि रित की नीति के अनुसार व्यवहार करने पर जीवन में प्रतिष्ठा, उन्नति, विकास होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। रित की नीति के अनुसार व्यवहार करेंगे, मतलब अच्छा व्यवहार करेंगे। अच्छे कर्म है तो अच्छा फल मिलेगा, तो जब अच्छा फल मिलेगा तो आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, उन्नति मिलेगी, विकास होगा। तो संसार की जो संपूर्ण संगठनिक व्यवस्था है, संपूर्ण संसार जिस प्रकार से संचालित हो रहा है, वह रित के अनुसार ही है। उसका आधार क्या है, रित है, ठीक है। तो ये लाइन भी हम लिख सकते हैं। संसार की संपूर्ण संगठनिक व्यवस्था का आधार रित है, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट है जो हमें समझना है, वह समझना है रित का प्रशासन में महत्व। रित का
प्रशासन में ठीक है। सबसे पहले ये सारी चीज़ें आप खुद निकाल सकते हैं, हमसे केवल समझते हैं। देखो रित क्या है? रित हमने समझा, रित सत्य है, ठीक है। रित हमने समझा, नंबर एक हमने समझा रित क्या है? सत्य है। नंबर दो हमने समझा यह एक शाश्वत व्यवस्था है। क्या है? शाश्वत व्यवस्था है, ठीक है। नंबर तीन क्या थी? यह अलंघनीय थी, जिसका उल्लंघन नहीं हो सकता। और नंबर चार हमने ये देखा था कि ये कर्मवाद से संबंधित है। अगर इसके नैतिक उसमें परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये किससे संबंधित है? यह कर्मवाद से संबंधित है। और कर्मवाद कहता है अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल, ठीक है। अब इन सारी बातों को हमें जोड़ना है प्रशासन से, ठीक। प्रशासन से कैसे जोड़ें? जैसे कि एक प्रशासक अपने जीवन में, या इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं कि प्रशासक के द्वारा, शाश्वत व्यवस्था है ना, तो प्रशासन में एक व्यवस्थित ढांचा होता है। प्रत्येक व्यक्ति के अपने एक निश्चित कर्म होते हैं और उसको वही कार्य करने होते हैं। तो हम इस तरीके से समझें, शाश्वत व्यवस्था के अनुसार समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रशासनिक ढांचे की अपनी एक व्यवस्था होती है, जिस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा या प्रत्येक जो पद पर बैठा व्यक्ति है उसके स्वयं के कर्तव्य होते हैं, ठीक है। तो उस व्यक्ति के द्वारा उस शाश्वत व्यवस्था को मानते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना है, ठीक है। पालन करना है। जब वह व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तो वह समाज का अधिक हित कर पाएगा। तो ये बात समझ में आ गई कि वो समाज का अधिक हित करेगा, ठीक है। कर्तव्यों का सही से पालन करे। शाश्वत व्यवस्था जो चली आ रही है कि जिस व्यवस्था में एक ढांचा होता है ना प्रशासन का, उस ढांचे के अनुसार जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में उसके लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित हैं, उन कर्तव्यों का वो पालन करेगा तो समाज के लिए अधिक अनुकूल कार्य करेगा। नंबर दो है, यह व्यवस्था जो रित है वो कैसी है? अलंघनीय है, मतलब इसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। सेम स्थिति ये प्रशासन में अपनाई जा सकती है कि जो प्रशासक है उसको अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो उसको शक्तियाँ दे रखी हैं उन शक्तियों का उपयोग करके वो ऐसे कार्य ना करे जिससे दूसरों के उल्लंघन हो। किस चीज़ का? दूसरों के, जैसे मान लीजिए अधिकारों का, दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करे, वो दूसरों के अधिकारों को ना माने, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे, या उस पद से संबंधित कार्यों का उनका उल्लंघन हो। मान लीजिए वो व्यक्ति बैठा है एसडीएम के पद पर और वो काम करना चाह रहा है डीएम के, तो इस तरीके से उसने अपनी जो शक्तियां प्राप्त थी उन शक्तियों का अधिक उपयोग किया है, तो उसने क्या किया है? अपने कर्तव्यों का कर दिया है उल्लंघन। तो अलंघनीय व्यवस्था है तो दो परिस्थितियां समझ में आ गई। नंबर एक, शाश्वत व्यवस्था है तो उस व्यवस्था में रहते हुए उस व्यवस्था के अनुसार उस व्यक्ति को जो कर्तव्य दिए गए हैं उन कर्तव्यों का वो सही से पालन करे तो समाज का अधिक हित होगा। नंबर दो, उसको प्राप्त शक्तियों का वह दुरुपयोग ना करे, जिससे कि ना दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन हो और ना ही वह अपने पद के लिए निर्धारित जो कर्तव्य हैं उनसे ऊपर के कार्य करे, जिससे वह अन्य के जो अधिकार क्षेत्र है उसका उल्लंघन करे, ठीक है। दो चीज़ें समझ में आ गई कि रित इस तरीके से महत्वपूर्ण है। तीसरी बात जो हमारे लिए रित की है वह है कर्मवाद की। कर्मवाद क्या कहता है? अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। किसी भी प्रशासक के द्वारा अपने पद पर रहते हुए, ठीक है, पद पर रहते हुए सदैव ही श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ कृत्यों का निर्वहन किया जाना चाहिए, जिससे कर्मवाद की अवधारणा कहती है कि उसके द्वारा किए गए श्रेष्ठ कर्म उसको सदैव ही श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। इससे समाज में, या हम कहें कि जो आपका जो जनता है, ठीक है, एक अच्छा मैसेज जाएगा। अच्छा मैसेज को कहेंगे हम, सॉरी, मैसेज को हिंदी मिस हो रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा कि प्रशासक के प्रति प्रशासक के प्रति जो व्यक्ति लोग हैं, जो जनता है, उसमें विश्वास आएगा, ठीक है। अगर वो अच्छे कर्म करेगा तो उसमें विश्वास होगा, विश्वास आ जाएगा। इसके अलावा व्यक्ति जो है उससे वो श्रेष्ठ कर्मों को करेगा तो उससे प्रशासन में जो प्रशासक के मूलभूत जो मूल्य होते हैं कौन कौन से होते हैं? निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, करुणा, दया आदि की स्थापना होगी। देखिए इसमें अगर आपको, वैसे हम आगे पढ़ेंगे नोबल समिति की सिफारिशों के आधार पर,
ये कुछ वो थे, लीडरशिप है, अकाउंटेबिलिटी है, ऑनेस्टी है, ओपननेस है, इंटीग्रिटी है। ठीक है, इस तरीके से कुछ नियम हैं जो प्रशासक को चाहिए, मूल्य हैं। तो इस प्रकार जब वह रीत के अनुसार कार्य करेगा तो उस प्रशासक में इन गुणों की भी वृद्धि होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। तो अगर हमें इसके प्रशासन में महत्व को लिखना है, ठीक है, ये हम लिखना है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हमने समझ लिया। अब प्रशासन में महत्व देख लेते हैं क्या है। ऋत वास्तव में क्या है? ऋत हमने देख लिया था, शाश्वत व्यवस्था है, शाश्वत है, व्यवस्था है, संतुलन है, सामंजस्य है, यही तो है संगठन में, यही है। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ऋत के द्वारा या ऋत के अनुसार प्रशासन में कार्य करने से संगठन में क्या होगा? संतुलन एवं सामंजस्य, संतुलन एवं सामंजस्य की स्थापना होगी। ठीक है, एक तो ये प्रशासन में महत्व है। ठीक, नंबर 2 क्या होगा? संतुलन सामंजस्य हो ही जाएगा। नंबर 2 हमने देखा था कि ये शाश्वत व्यवस्था है। ठीक है, तो ऋत की शाश्वत व्यवस्था क्या करेगी? ऋत की शाश्वत व्यवस्था प्रशासन में, या प्रशासन का जो संगठन है, संगठन में संगठनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक है। कैसे होगी? सहायक होगी। कैसे? देखिए कि ऋत की भी एक शाश्वत व्यवस्था है जो अलंघनीय है, इसी प्रकार जो प्रशासन है उसके भी संगठन की एक संगठनिक व्यवस्था है। तो उसको भी ऋत की जो अगर अवधारणा मन में है तो वो यह है कि ये जो संगठनिक व्यवस्था है यह सुदृढ़ होनी चाहिए, इसका हमें उल्लंघन नहीं करना है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात ऋत क्या है? जो अभी हमने समझा था कि ऋत एक शाश्वत व्यवस्था वाला हो गया। इसके अलावा ये क्या है? अलंघनीय है। ठीक है, अलंघनीय व्यवस्था है ना, तो इसको किस प्रकार प्रशासन में यूज कर सकते हैं कि ऋत एक अलंघनीय व्यवस्था है जो प्रशासक को, देखो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि ऋत अलंघनीय व्यवस्था है जो प्रशासक को अपने पद पर रहते हुए पद के लिए निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन करने की प्रेरणा देती है, जिससे किसी अन्य के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन न हो। यह स्थिति प्रशासन को और अधिक जनहितैषी बनाती है। ठीक है, ये भी एक बेनिफिट है। अलंघनीय है तो प्रशासक जो है उसके निर्धारित कर्तव्य हैं, उन्हीं कर्तव्यों की पालना करिए, कोई ऐसा कार्य मत करिए जो किसी अन्य के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करे। तो जब वो अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तो वो ज़्यादा जनहितैषी होगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट हमने क्या देखा था? हमने देखा था कर्मवाद से संबंधित है। जब कर्मवाद से संबंधित अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलने वाला है। तो जो ऋत की, हम कहेंगे ऋत की कर्मवाद की अवधारणा प्रशासक को श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे
प्रशासक में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, करुणा, दया, इसके अलावा समर्पण जैसे मूल्यों का विकास होगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई है। इसके अलावा देखिए, अगर और भी हम कुछ लिखना चाहें, रीत के अनुसार कार्य करने से प्रशासक तथा संपूर्ण प्रशासन के प्रति लोगों में श्रेष्ठ, अच्छा मैसेज का फिर वही दिक्कत हो गई, लोगों में श्रेष्ठ, मैसेज को आप एक अच्छे से शब्द से रिप्लेस कर देना। रीति के अनुसार कार्य करने से प्रशासक एवं संपूर्ण प्रशासन के प्रति लोगों में एक, ये शब्द अच्छा नहीं है, श्रेष्ठ भावना लिखिए, श्रेष्ठ भावना, प्रति लोगों में श्रेष्ठ भावना का विकास होगा, विकास होगा, जिससे प्रशासक एवं जनता के मध्य दूरी कम होगी, जो प्रशासन का प्रशासन के लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है, लक्ष्य प्राप्ति में सहायक। ठीक है, ये देखिए, ये बेस्ट नहीं है, बेस्ट और भी हो सकते हैं, और भी कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे प्रशासन में उत्कृष्टता आएगी, प्रशासन में तत्परता आएगी, ये हो सकता है ना, प्रशासन में उत्कृष्टता, प्रशासन में उत्कृष्टता, तत्परता, आदि का विकास होगा। ये बेस्ट नहीं है, और भी हो सकते हैं अच्छे। अगर आपके पास किसी के पास और अच्छे प्रशासन में महत्व हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, तो दूसरों को भी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये है आपकी रीत की अवधारणा। ठीक है, अब देखिए, एक इसी में हम देख लेते हैं आज की ही क्लास में, एक है ऋण। रीत हमने देख लिया, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं नैतिक संप्रत्यय, और नैतिक संप्रत्यय में क्या क्या है, नैतिक संप्रत्यय में हमको पढ़ना है रीत, हमको पढ़ना है ऋण, शुभ, सद्गुण और कर्तव्य। ठीक है, तो ऋत हमने देख लिया है, अब हम देख लेते हैं ऋण क्या है। ठीक है, और ऋण का बेसिकली हमको देखना है प्रशासन में महत्व। तो अब हमें देखना है ऋण की अवधारणा। ठीक है, ऋणत्रय प्रश्न आया हुआ है, शायद आया होगा। 3 प्रकार के ऋण कौन कौन से ऋण है, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। ठीक है, ऋण से संबंध क्या है, ऋण का तात्पर्य है, ऋण मतलब उधार, एक तरीके से हम ये जानते हैं। ऋण मतलब क्या है, उधार, कोई ऐसी जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व जो दूसरों ने हमारे लिए क्या, कोई कर्म है, दूसरों ने हमारे लिए कोई कर्म किया था, और उस कर्म का हमें, जैसे एक तरीके से हम गणित की भाषा में समझते हैं, फिर आप ऋण को समझेंगे। जैसे गणित में हमने किसी से 1000 रुपये लिए, ठीक है, ऋण ले लिया है, अब हमें ये 1000 रुपये या तो 1000 मूल्य ही लौटाने हैं, या ये ब्याज सहित लौटाने हैं, ये है। तो ये जो हमको लौटाना है, यही जो हमारा उत्तरदायित्व है, यही क्या है, यही है हमारा ऋण। उत्तरदायित्व ही हमारा क्या है, ऋण। किसी के द्वारा हमारे प्रति किए गए कर्मों का प्रतिफल हमको जो देना है, वही क्या है, वही ऋण है। ठीक है,
माता पिता ने हमारे लिए कुछ कर्म किए, जैसे हमारा पालन पोषण किया, हमको शिक्षा दीक्षा दी, हमें भोजन कराया, हमको कपड़े पहनाए, हमको रहने के लिए मकान दिया, हमें एक अच्छी परवरिश दी, जो भी वो दे सकते थे दिया। तो उन्होंने हमारे प्रति कुछ कर्म किए। इन कर्मों का प्रतिफल जो दिया जाए समाज को, माता पिता को, वही क्या है, वही है ऋण। ठीक है। तो ऋण वास्तव में क्या है? ऋण किसी अन्य के द्वारा हमारे प्रति किए गए कर्मों का जो प्रतिफल है वह ऋण है। मतलब किसी ने कर्म किए हैं, उन कर्मों के लिए उनको कुछ प्रतिफल मिलना चाहिए, जो हमारी तरफ से होगा वही हमारे ऊपर ऋण है। ठीक है। ऋण में हमने क्या देखा था? ऋण प्रश्न है ऋणत्रयी, ऋणत्रय। ऋणत्रय में क्या आएगा? ऋणत्रय में आएगा देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ठीक है। सबसे पहले तो ऋण की परिभाषा अच्छे से लिखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। देव ऋण क्या है समझ लेते हैं, फिर भाषा लिख लेंगे आराम से। देव ऋण क्या है? देव ऋण का मतलब है कि संसार की जो भौतिक व्यवस्था है, देव ऋण को एक तरीके से आप प्राकृतिक ऋण समझिए। ठीक है। प्रकृति के द्वारा हमें जो कुछ भी दिया गया है वो देवताओं के द्वारा ही तो माना जाएगा। वर्तमान में वो प्रकृति है। तो देव ऋण को इस प्रकार से समझिए कि संसार की जो भौतिक व्यवस्था है, जो भौतिक चीजें हैं, जैसे कि आपकी जल है, वायु है, सूर्य का प्रकाश है, जंगल हैं, पहाड़ हैं, ये क्या हैं? ये देवताओं के द्वारा हमको दी गई विभिन्न प्रकार की भौतिक व्यवस्थाएं हैं और ये व्यक्ति पर देव ऋण के रूप में है। ठीक है। अब इनको क्या है, ये अगर हम इनको पुरानी प्रकृति से देखें तो देव ऋण से कैसे उऋण हुआ जाता है? देव ऋण से उऋण हुआ जाता था यज्ञ करके, अनुष्ठान करके, देवताओं की स्तुति करके, तो इसके माध्यम से उऋण होते थे। लेकिन अगर वर्तमान में देखेंगे तो प्रकृति को बचाने से ही तो ऋण हो सकते हैं। तो वर्तमान में हम क्या करेंगे? वर्तमान में हम करेंगे पर्यावरण संरक्षण, वर्तमान में हम करेंगे जल संरक्षण, वर्तमान में हम करेंगे शुद्ध वायु के लिए प्रयास, वर्तमान में हम क्या कर सकते हैं? ओजोन परत का क्षय नहीं होने दें। इस प्रकार से तो ऋण हो पाएंगे। तो वर्तमान में स्थिति ये है। ऋषि ऋण क्या है? ऋषि ऋण जो है वो है आपके अध्यापन से संबंधित, अध्ययन अध्यापन से। गुरुओं ने हमको जो सिखाया वो उनने हमारे लिए कुछ कर्म किए। ठीक है। अब उस कर्म का प्रतिफल, क्योंकि हमको किसको देना है? समाज को। या तो उन्हीं को वापस करिए या समाज को दीजिए। तो गुरुओं ने जो हमें सिखाया है उससे कैसे उऋण होना है? जो हमें सिखाया उसका हम अध्ययन करें, पढ़ें, और जो उन्होंने सिखाया उसको हम नई पीढ़ी को सिखाएं, तो अध्यापन करें। ठीक है। तो ये क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ज्ञान को पहुंचाना है, ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए। पितृ ऋण क्या है? पितृ ऋण है माता पिता के द्वारा संतान की उत्पत्ति की गई है। तो ये संतान की उत्पत्ति की है, तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम आगे संतान की उत्पत्ति करें, जिससे सामाजिक जो व्यवस्था है वो चलती रहे। तो इस प्रकार पितृ ऋण से उऋण हो सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, सबसे पहले ऋण की परिभाषा, फिर इनको डिटेल से भाषा में लिखते हुए देखेंगे, फिर इनका देखेंगे प्रशासन में महत्व। ठीक है। चलिए, तो ऋण क्या है? सबसे पहले हम देख लेते हैं ऋण। ऋण का संबंध सामाजिक, भौतिक, नैतिक उत्तरदायित्व से है। सामाजिक, भौतिक एवं नैतिक उत्तरदायित्व से है। ठीक है। प्रकार, प्रकार हैं 3। कौन कौन से हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ठीक है। ऋण का संबंध किससे? सामाजिक, भौतिक एवं नैतिक उत्तरदायित्व से। ऋण को समझिए उत्तरदायित्व है, हमें किसी के लिए कुछ करना है, वही हमारा ऋण है। देखिए, देव ऋण किससे संबंधित हो गया? देव ऋण से संबंधित हो गया भौतिक से। देवताओं ने हमको क्या दिया? देवताओं ने दिया जल, पानी, पहाड़, झरने, सारी चीजें। ये क्या है? भौतिक स्थिति है। ठीक है। फिर नैतिक क्या है? सामाजिक क्या है? इसको समझिए। समाज में आपको ऋषि ऋण में समझिए आप नैतिक की, नैतिक और सामाजिक मिला के ही है। वैसे ऋषि ऋण में भी नैतिक और सामाजिक उत्तरदायित्व दोनों हैं, और पितृ ऋण में भी नैतिक और सामाजिक उत्तरदायित्व दोनों ही हैं। ठीक है। कैसे है नैतिक सामाजिक? की आगे संतति की उत्पत्ति करनी है, ये नैतिक भी है कि संतति बढ़नी चाहिए, और सामाजिक भी क्योंकि समाज के विकास के लिए ही है। इसी प्रकार ऋषि ऋण नैतिक भी है कि अगर आपको कुछ प्राप्त हुआ है तो आप वापस करें, और सामाजिक भी है क्योंकि इससे समाज में ज्ञान का प्रसार हो रहा है।
तो सामाजिक, भौतिक एवं नैतिक उत्तरदायित्व क्या है? यही ऋण है। ठीक है, ऋण 3 प्रकार के होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। ठीक है, अब इनको एक एक करके डिटेल से पढ़ लेते हैं कि देव ऋण क्या है। देव ऋण, देव ऋण है संसार की भौतिक व्यवस्था, भौतिक व्यवस्था में आप यहाँ लिख सकते हैं क्या? पर्वत, जल, वायु, प्रकृति। प्रकृति मतलब प्रकृति नहीं, आप लिखिए झरने, आप लिखिए वन, इस तरीके से। तो संसार की भौतिक व्यवस्था के कारण व्यक्ति पर उपस्थित ऋण, देव ऋण है। ठीक है, क्या है यह? देव ऋण है। ठीक, इसे यज्ञ, अनुष्ठान, स्तुति आदि के माध्यम से, इससे लिखना, इससे, यज्ञ, अनुष्ठान, स्तुति आदि के माध्यम से ऋण हुआ जाता है। ठीक है, वर्तमान में देखें तो वर्तमान परिस्थितियों में कैसे हो सकते हैं? जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, आदि के माध्यम से, ठीक है, क्या हो सकते हैं? और ऋण हो सकते हैं। और भी उदाहरण लिख सकते हैं आप अगर आपको आते हैं तो ये हो गया देव ऋण। अब हम देख लेते हैं ऋषि ऋण। क्या देख लेते हैं? ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्या है? ऋषि ऋण का संबंध अध्ययन अध्यापन से है। ठीक है, तो इसका संबंध अध्ययन अध्यापन से। ठीक, यह पहले कैसे होता था? पहले और आज भी वही है, ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाना है, वही है। तो यह स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब स्व अध्याय, स्वयं को पढ़ना है। स्वाध्याय कैसे करना है? वेद उपनिषद का करिए, उपनिषद आदि का अध्ययन, ये तो स्वाध्याय हो गया। ठीक है, तो ये आपको खुद को पढ़ना है, तो इस तरीके से करिए। तथा अध्यापन, अध्यापन मतलब दूसरों को पढ़ाना है। अध्यापन के द्वारा ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाकर, स्वाध्याय जैसे वेद उपनिषद आदि का अध्ययन तथा अध्यापन के द्वारा ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाकर, यह नहीं, इससे कैसे दृढ़ होंगे? स्वाध्याय अध्ययन मतलब स्वाध्याय और अध्यापन के द्वारा ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाकर ऋण हुआ जा सकता। ठीक है, इस तरीके से इससे ऋण हुआ जा सकता है। ठीक, अब हम देखते हैं पितृ ऋण। पितृ ऋण क्या है? पितृ ऋण है माता पिता के द्वारा संतति की उत्पत्ति,
ठीक है। माता पिता द्वारा संतति की उत्पत्ति पितृ ऋण है। पितृ ऋण, ठीक है। माता पिता के द्वारा संतति की उत्पत्ति क्या है? पितृ ऋण है। इससे ऋण कैसे होंगे? संतान को जन्म, अच्छे संस्कार, अच्छा लालन पालन, माता पिता की सेवा, आदि के माध्यम से इससे ऋण हुआ जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने तीनों देख लिए ऋण। अब इनका प्रशासन में क्या महत्व है ये देखना है। प्रशासन में महत्व, देखिए प्रशासन में महत्व को सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके महत्व को किस प्रकार से निकालें। सबसे पहले तो प्रशासक पर हम ऋण दिखाएं, और ऋण दिखाएं उसके बाद उसको ऋण होने के लिए जगह बताएं कि भैया कैसे निकलोगे। देखिए ऋण क्या क्या है प्रशासक पर। एक तो ऋण है समाज का। कैसे समाज का ऋण है कि प्रशासक जिस पद पर पहुंचा है उस पद पर पहुंचने के लिए समाज से उसने संसाधन प्राप्त किए हैं, ठीक है। संसाधन, कैसे संसाधन प्राप्त किए हैं? उसने प्राप्त की है शिक्षा, उसने प्राप्त किया है पोषण, और भी कई चीजें हैं जो उसको समाज से प्राप्त हुई हैं। तो समाज से उसने लिए हैं संसाधन। साथ ही साथ एक तो समाज का ऋण है, ठीक है। दूसरा ऋण उसका है भौतिक ऋण। किसका है? भौतिक व्यवस्था का ऋण। भौतिक व्यवस्था, या आप समझिए कि सरकार का ऋण समझिए, या किसका ऋण कहा जाए, क्या है ये वाला ऋण आप समझिए, फिर उसको बताइए कि विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उसने, तो ये ऋण है उसको प्रशासक बनते समय उस पर ये ऋण हुआ, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों में उसने एक ऋण हो गया। दूसरा उसको मिलते हैं वेतन एवं भत्ते, तो ये भी क्या है? उस पर ऋण है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? दो तो हमने ऋण दिखा दिए। अब इन ऋणों से ऋण होने के लिए ही तो ऋण का प्रशासन में महत्व हो सकता है, ठीक है। तो देखिए समाज से ऋण कैसे होगा? जो समाज का ऋण है उससे ऋण होने के लिए इसको क्या चाहिए? समाज से उसने जो संसाधन प्राप्त किए हैं उन संसाधनों की उसको करनी चाहिए पूर्ति। कैसे करनी चाहिए? सामाजिक व्यवस्थाओं में सामाजिक उत्तरदायित्वों का अच्छे से निर्वहन करके, ठीक है। कैसे सामाजिक उत्तरदायित्व? कैसे? एक प्रशासक के जो मूलभूत नियम हैं, जो मूल्य हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, जैसे दया, करुणा, सहानुभूति, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, ये मूलभूत हैं इसके। असंलग्नता, इन नियमों का पालन करते हुए समाज का कल्याण करना, समाज से ऋण होगा। ये तो एक चीज हो गई। दूसरी, समाज के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का श्रेष्ठ संचालन करना। इससे भी कब ऋण होगा? तभी तो समाज से ऋण होगा। सरकार ने कल्याणकारी योजनाएं लागू करी हैं, अब इनका जो संचालन है, क्रियान्वयन है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासक की है। तो समाज से ऋण होने के लिए उसको ये दो वस्तुएं चाहिए, ठीक है। अब भौतिक व्यवस्था का ऋण जो था, जो सरकार का ऋण था, उससे कैसे ऋण होगा? उससे ऋण होगा पद के लिए निर्धारित कर्तव्यों का सही से पालन, ठीक है। यही है मेन बात। तो अगर हमें इसे प्रशासन में महत्व को दर्शाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या दर्शाना होगा? उस पर ऋण और उस पर ऋण होने के प्रकार, ठीक है। इस तरीके से दर्शाएंगे। हालांकि ये बेस्ट नहीं है, इससे बेस्ट हो सकते हैं। अगर आपके पास हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। प्रशासन में महत्व लिखते हैं हम। तो सबसे पहले प्रशासन में महत्व क्या हो सकता है? नंबर एक प्रशासक अपने पद पर
आने तक समाज से या समाज के संसाधनों का उपयोग करता है, जिससे उस पर समाज का ऋण होता है। इस ऋण से उऋण होने के लिए प्रशासक को क्या करना चाहिए? जैसे पॉइंट नंबर 1 डाल के मैं लिखूं, प्रशासक को जो दया, करुणा, सहानुभूति, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, ईमानदारी, असंलग्नता जैसे मूलभूत प्रशासनिक मूल्यों को अपने आचरण लागू करना। महत्व यही तो है, ऋण और उऋण होने की कहानी है। ऋण तो हमने बताया ऋण है, उससे उऋण होने के लिए क्या करना चाहिए? मूलभूत जो प्रशासनिक मूल्य हैं उनको अपने आचरण में लागू करना। ठीक है, इसके अलावा वी क्या है? वी अगर समाज से उऋण होना है तो क्या करना है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का श्रेष्ठ क्रियान्वयन, ठीक है, तथा जन जन तक पहुंच सुनिश्चित करके या करा कर प्रशासक सामाजिक जो ऋण है, ऋण से उऋण हो सकता है। ठीक है, ये तो एक बात होगी। इसके अलावा हमने क्या कहा है? इसके अलावा हमने कहा है नंबर 2 पे प्रशासन में महत्व हम बता रहे हैं, तो नंबर 2 पे क्या कहेंगे कि प्रशासक द्वारा विभिन्न प्रशिक्षणों, वेतन भत्तों, ये नंबर 2 है। प्रशासक द्वारा विभिन्न प्रशिक्षणों, वेतन भत्तों के उपयोग से सार्वजनिक या सरकारी लिख लें, भाषा लाइन सही नहीं आ रही है। प्रशासक द्वारा विभिन्न प्रशिक्षणों, वेतन भत्तों के उपयोग से लोक ऋण भागीदार होता है। ठीक है, इसके लिए प्रशासक को अपने पद के लिए निर्धारित कर्तव्यों का सही प्रकार से
पालन करना आवश्यक है। ठीक है, ये बातें हो गई, ये ऋण होने की कहानी है। अब हम एक दो लाइन और भी लिख सकते हैं प्रशासन में महत्व में। क्या लिख सकते हैं? ऋण तथा ऋण होने की अवधारणा समाज में न्याय, सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं, क्योंकि एथिक्स है और इसमें कोई फिक्स आंसर नहीं है, कोई भी फिक्स आंसर नहीं है। सबको लगता है सबका पेपर अच्छा गया है और पता नहीं नंबर कैसे आएंगे। अब हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, हमने एक तो पढ़ लिया रित और एक हमने पढ़ लिया है ऋण। ठीक है, प्रश्न ये है, हालांकि नहीं आना चाहिए, रित और ऋण में कौन व्यापक है? ठीक है, प्रश्न ये है, रित ऋण में कौन व्यापक है? तो हमको तो पहले से ही पता है रित क्या है। रित है एक शाश्वत व्यवस्था जो अलंघनीय है, संपूर्ण सृष्टि का जिससे संचालन होता है। तो रित बड़ी बात है, ऋण तो उसके अंदर ही आएगा ना, उस व्यवस्था के अंदर ही तो ऋण है। ठीक है, तो हम लिख देंगे रित व्यापक है, ये आंसर है। रित व्यापक है। क्यों व्यापक है? यह समस्त जगत के संगठन, संतुलन एवं व्यवस्था का आधार है। ठीक है, ऋण भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक, अब एक छोटा सा चित्र बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। यह है रित और ये छोटा सा है ऋण। ठीक है, रित इतना बड़ा है, ऋण उसमें से एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।